हेलो फ्रेंड्स। पाई की तरफ से, प्रीमियम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की तरफ से मैं हेमंत देश पांडे आपका वेलकम करता हूं। और 11th क्लास का, और वैसे तो बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्लेन, सीए फाउंडेशन, सब जगह पर ये चैप्टर है। इसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि फाइनल अकाउंट्स। और जब फाइनल बोला तो फाइनल, जैसे वर्ल्ड कप फाइनल, जो जीतेगा उसको कप मिलेगा, उसी तरह से ये फाइनल अकाउंट है, यानी कि इसके बाद कुछ नहीं। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जब भी आप अपना अकाउंटिंग पीरियड खत्म करते हैं, अगर आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं तो आप 31 मार्च को बुक्स क्लोज करेंगे। अगर आप कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं तो आप 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज करेंगे, या फिर आप कोई और अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करते हैं तो उसके हिसाब से जिस भी दिन आपका क्लोजिंग होगा उस दिन आप ये अकाउंट्स बनाओगे। पर्पस क्या है फाइनल अकाउंट्स बनाने का? वैसे तो बहुत सारे पर्पस है, लेकिन मेन पर्पसेस सिर्फ दो हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ एंटरप्राइज, यानी मेरे बिजनेस का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। मेरा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट जितना हो रहा है वो पर्याप्त है कि नहीं है, और बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइज। और डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आपकी जो बैलेंस शीट है, राइट, आपकी एसेट्स, आपकी लायबिलिटीज, आपकी कैपिटल, आपकी इंटरनल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, सब का डिटेल हम जानना चाहते हैं, तो हम उस पोजीशन को डिस्क्लोज करते हैं। तो जब साल खत्म होता है, कंपनी अपना या कोई भी फर्म अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती है, राइट, और ओनर को रिजल्ट बताती है, उस समय फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपको पता है, मतलब दो तरह के फाइनल अकाउंट्स हैं। एक है विदाउट एडजस्टमेंट्स, जो कि कंपेरेटिवली सिंपल है, सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, विदाउट एडजस्टमेंट्स। और एक होता है बेटा विथ एडजस्टमेंट्स। विदाउट एडजस्टमेंट्स का मतलब ये है कि मेरा जो ट्रायल बैलेंस है वो अपने आप में कंप्लीट ट्रायल बैलेंस है, उसमें किसी तरह की कोई कमी पेशी नहीं है, और अगर मैं उससे फाइनल अकाउंट्स बनाता हूं तो मेरे जो भी रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे वो एकदम अप्रोप्रिएट होंगे, परफेक्ट होंगे, कोई कमी पेशी उसमें नहीं होगी। लेकिन विद एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मेरे बनाए हुए ट्रायल बैलेंस में कुछ कमी है, यानी मैंने जो ट्रायल बैलेंस बनाया उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस लेना रह गए हैं। कौन से ट्रांजैक्शन लेना रह गए? जो आमतौर पे एंड ऑफ द ईयर ही होते हैं, जैसे डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, राइट, डिसीजन अबाउट आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अक्रूड अनअक्रूड आइटम्स। तो ये सारे निर्णय हम एंड ऑफ द ईयर पे लेते हैं, सारे प्रोविजंस हम साल के एंड में बनाते हैं। ऑल्सो हम जितने रिजर्व्स बनाते हैं, रिजर्व्स आर कॉल्ड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो हम उनको भी साल के एंड में बनाते हैं। तो ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जो हमारे करना रह गए। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा ट्रायल बैलेंस पूरी तरह से कंप्लीट है, कोई भी चीज उसमें लिखना रही नहीं है, तो मैं बनाऊंगा विदाउट एडजस्टमेंट चैप्टर रहेगा वो। और अगर उसमें कुछ कमी है, कुछ ट्रांजेक्शन अनरिकॉर्डेड है, कुछ एरर्स हैं, कुछ एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन है, या और भी कोई डिलिबरेटली जानबूझ के छोड़े गए ट्रांजेक्शन हैं, तो उनको जब ट्रायल बैलेंस के साथ मिला के फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो विद एडजस्टमेंट कहलाता है। चलिए, तो पहले अपन थोड़ी सी बात विदाउट एडजस्टमेंट की करेंगे और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर ये कहना चाह रहा हूं मैं कि फाइनल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो आमतौर पे हम तीन स्टेटमेंट्स बनाते हैं, है ना। तीन
स्टेटमेंट्स बनाते हैं। कौन कौन से? एक बनाते हैं प्यारे बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, अगर आपकी फर्म मैन्युफैक्चरिंग फर्म है और अगर आप सीए फाउंडेशन का अकाउंटिंग कर रहे हैं या बीकॉम ऑनर्स का कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाना पड़े, लेकिन यहां पर बात है ट्रेडिंग अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दूसरा स्टेटमेंट बनता है और तीसरा बनता है स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट। ये जो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट हम बनाते हैं, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को साथ में अगर हम रखें तो इसको हम इनकम स्टेटमेंट बुलाते हैं। ये कहलाता है इनकम स्टेटमेंट। और जो हमारी बैलेंस शीट है वो कहलाती है हमारा पोजीशन स्टेटमेंट। क्या फर्क है इनकम स्टेटमेंट में और पोजीशन स्टेटमेंट में? इनकम स्टेटमेंट मुझे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके देगा, या तो मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा, तो इनकम स्टेटमेंट की मदद से मैं अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करूंगा। आपको पता है, आपने मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा है, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इनकम। इनकम मतलब प्रॉफिट, तो ये मुझे इनकम स्टेटमेंट की मदद से मिलेगा कि मेरे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। मेरी बैलेंस शीट मुझे क्या बताएगी? मेरी बैलेंस शीट मुझे बताएगी मेरी एसेट्स के बारे में, मेरी लाइबिलिटीज के बारे में, और मेरा खुद का जो इंटरनल फंड है कैपिटल, जिसको हम ओनर्स इक्विटी बोलते हैं, उसके बारे में बताएगी कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, बिजनेस की सॉल्वेंसी कैसी है वगैरह वगैरह। अब जैसे मैंने यहाँ बात की फाइनल अकाउंट, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो बेटा ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसमें हम बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स और अजम्पशंस इस चैप्टर में लागू होते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि मुझे पहला ऑब्जेक्टिव मेरे फाइनल अकाउंट्स बनाने का, मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो बेटा प्रॉफिट लॉस आता कहाँ से है? तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इनकम। इनकम मतलब प्रॉफिट। अब हम मैचिंग प्रिंसिपल की अगर बात करें तो यहां पर एक चीज ऐड करना पड़ती है, revenues of a particular accounting period have to be matched with the expenses of the same accounting period। मतलब हम जब प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो रेवेन्यूज में से उन्हीं एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हैं जिनकी मदद से आपने ये रेवेन्यू जनरेट किया। मतलब ये दोनों का रिलेशन होना चाहिए। अगर ये एक्सपेंसेस मैंने किए, उससे जो रेवेन्यू मुझे मिला उससे मुझे प्रॉफिट निकालना होगा। तो अगर मैं मैचिंग प्रिंसिपल वायलेट कर देता हूं तो फिर क्या होगा, मेरा जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो गलत आएगा। तो यहां पर क्या बोलते हैं, रेवेन्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद द एक्सपेंसेस ऑफ सेम अकाउंटिंग पीरियड, है ना। तो रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज ऑफ वन ईयर करंट ईयर वर्सेस एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर। ऐसा कोई एक्सपेंस जिससे मेरी अभी इनकम आना बाकी है, खर्चा हो गया लेकिन रेवेन्यू मिलना बाकी है, तो उसे मैं करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं गिनता। रेवेन्यूज ऑफ करंट ईयर माइनस एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू इनकम ऑफ करंट ईयर, मैचिंग प्रिंसिपल। जैसे आपने गुड्स खरीदे मगर उसमें से कुछ गुड्स बच गए जो बेचे नहीं, जो अब आप अगले साल बेचेंगे, तो जो अनसोल्ड गुड्स है उनको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो हमने खरीदा इस साल मगर वो रेवेन्यू देगा हमको अगले साल, तो हम उसको अगले साल के एक्सपेंसेस में गिनेंगे। तो इस साल के परचेजेस को हमको उतने से माइनस कर देना है। तो हम जब एक्सपेंसेस के नीचे परचेज लिखेंगे तो हम पूरा नहीं लिख देंगे, हम लिखेंगे उतना ही जितना सोल्ड हुआ है।
जानते हो आप, राइट, बिल्कुल सही बोला आपने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली बात कर रहा हूं मैं, वेरी गुड। तो अब सुनो बात को ध्यान से, यहां मैं बात कर रहा हूं रेवेन्यूज की, करंट ईयर के रेवेन्यू, मैं बात कर रहा हूं एक्सपेंसेस की, और इससे इनका जो डिफरेंस आएगा वो होगा मेरे लिए इनकम यानी कि प्रॉफिट। अब यहां ये जानना जरूरी है कि हर बिजनेस के रेवेन्यूज दो तरह के होते हैं। हर बिजनेस, चाहे आप कोई सा भी बिजनेस उठा के देख ले, एक उसका रेवेन्यू होता है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट रेवेन्यू, और एक होता है इनडायरेक्ट रेवेन्यू। डायरेक्ट रेवेन्यू का मतलब है ऐसा रेवेन्यू जो आप सीधा अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटी से जनरेट कर रहे हो। जैसे मान लीजिए मैं एक मेडिकल स्टोर चलाता हूं, तो भाई मेरा मेन काम है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन के बेचने से मेरे को जो रेवेन्यू आता है वो कहलाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल ऑफ गुड्स। तो सेल ऑफ गुड्स किसी ट्रेडर के लिए ऑपरेशनल रेवेन्यू होता है, डायरेक्ट रेवेन्यू होता है, वो उसका ब्रेड बटर है, रोजी रोटी है, उससे वो अपना और अपने परिवार का पेट पालता है, वो उसका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। अब इनडायरेक्ट रेवेन्यू क्या होगा, तो भाई मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूं, मैंने क्या करा, कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में लगा के रखा है, इन्वेस्टमेंट कर दिया, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, वहां से मुझे डिविडेंड आता है, इंटरेस्ट आता है। मैंने एक पास की दुकान खाली थी, उसको खरीद के किराए पे दे दिया, उसका मुझे रेंट आता है। कुछ सरप्लस मनी थी, मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया, वहां से ब्याज आता है। तो ऐसी अलग अलग मेरी और एडिशनल इनकम्स भी हैं। तो मैं एज अ ट्रेडर दवाई बेच के जो कमा रहा हूं वो मेरा डायरेक्ट रेवेन्यू है, इसीलिए बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स आर द ओनली डायरेक्ट रेवेन्यू, जिसको हम कॉमर्स की भाषा में सेल्स अकाउंट बोलते हैं। आपने 50 बार पढ़ा होगा कि सेल्स अकाउंट तुम तभी यूज कर सकते हो जब तुम गुड्स बेच रहे हो, लेकिन अगर तुम मान लो मशीन बेच रहे हो, फर्नीचर बेच रहे हो, बिल्डिंग बेच रहे हो, तो आप सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं कर सकते। गुड्स बेचे तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन अगर आप मशीन बेचोगे तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो सेल्स हमारा डायरेक्ट रेवेन्यू है। इनडायरेक्ट रेवेन्यू हमने क्या कहा आपको, ऐसे रेवेन्यूज जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज से आते हैं, जो रेगुलर नहीं है, जो हमारा ऑपरेशनल काम नहीं है, कोर एक्टिविटी नहीं है, हमारी मेन एक्टिविटी नहीं है, हम एडिशनल कमा रहे हैं। तो एडिशनल रेवेन्यूज कौन से हो गए हमारे, एडिशनल रेवेन्यू हो गए प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। अभी अपन इस चैप्टर को और आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो इनके बारे में और विस्तार से बात करेंगे। मैं तो अभी आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये आपको ध्यान रखना है, ताकि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेवेन्यू में डिफरेंशिएट कर पाए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दूं कि मैं टीचर हूं, तो मैं जिस भी स्कूल में या संस्था में नौकरी करता हूँ वहां से जो मुझे सैलरी मिलती है वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम है, क्योंकि मैं पढ़ाने के काम में हूँ बिजी। मेरा मेन काम है, मेरा प्रोफेशन है पढ़ाना। पढ़ाने से मुझे जो सैलरी मिलती है, जो ट्यूशन फीस मिलती है, वो मेरा ऑपरेशनल रेवेन्यू है। लेकिन इसके अलावा अगर मेरी कहीं से कोई लॉटरी इनकम आई, मेरा शेयर से डिविडेंड आया, बैंक में डिपॉजिट से ब्याज आया, तो ये मेरी एडिशनल इनकम कहलाएगी। उसी तरह से हमारे एक्सपेंसेस भी प्यारे बच्चों दो टाइप के होते हैं। हमारे एक्सपेंसेस को अगर हम क्लासीफाई करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। थोड़ा हम आगे जाके इस चैप्टर में जब गहराई में जाएंगे दूसरे तीसरे वीडियो में, तो हम ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हिसाब से भी इसको देखेंगे, मगर अभी हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब हुआ वो एक्सपेंसेस जो हमारे उन गुड्स को खरीदने या बनाने में लग रहे हैं जिनका कि हम सेल करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग। तो सेलिंग मेरा ऑपरेशनल रेवेन्यू है और परचेज मेरा ऑपरेशनल एक्सपेंस है। बात समझ में आई क्या? मैं जितनी भी मेडिसिन अपने मेडिकल स्टोर के लिए खरीद के लाता हूं वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसके बिना खरीदे बिना बेच नहीं सकता। देयर कैन नॉट बी एनी सेलिंग विदाउट बाइंग, तो मुझे पहले खरीदना पड़ेगा।
तो खरीदना मेरी प्राइमरी एक्टिविटी है. सो ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, all the expenses related to purchase and production of goods and services, जिसमें परचेज अकाउंट भी आ जाएगा प्यारे बच्चों. परचेज अकाउंट हम तभी यूज करते हैं जब हम गुड्स खरीदते हैं. उसके अलावा अगर परचेज करने में हमको कुछ कैरेज देना पड़ रहा है, जिसको कैरेज इनवर्ड के नाम से आप और हम जानते हैं, अगर कुछ वेजेस लग रही है, यानी कुल मिला के गुड्स को प्रोक्योर करने के लिए, गुड्स को अक्वायर करने में जो भी खर्चा लग रहा होगा वो मेरा कहलाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस. और उसके अलावा मेरे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जो सेलिंग से रिलेटेड है, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कमीशन वगैरह देना पड़ता है, राइट, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, प्रमोशन करना पड़ता है गुड्स का, और बिजनेस के दूसरे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिन में जो खर्चा लगता है, और मेरे अदर एक्सपेंसेस, ये सब के सब मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे. यानी दो चीजें हो गई सर, पक्का क्लियर हो गई, बाइंग एंड सेलिंग. बाइंग पे, परचेज और प्रोडक्शन पे लगने वाला खर्चा मेरा डायरेक्ट खर्चा है, क्योंकि उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता, राइट. और फिर उन गुड्स को एक्वायर करने के बाद बेचना, यानी सेकेंडरी एक्टिविटी होगी. बाइंग कम्स फर्स्ट, देन कम्स सेलिंग. बाइंग इज प्राइमरी, सेलिंग इज सेकेंडरी. तो मैंने खरीदा, बेचा, खरीदने का डायरेक्ट, बेचने का इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट का स्कोप बहुत सारा है, बड़ा स्कोप है. सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस, एडमिन एंड अदर एक्सपेंसेस. इनके हम डिटेल में एग्जांपल्स लिखेंगे, बहुत सारी और बातें करेंगे. एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको. अब हमारे रेवेन्यूज भी दो टाइप के हो गए, हमारे एक्सपेंसेस भी दो टाइप के हो गए, तो फिर हमारा प्रॉफिट कैसे पीछे रह जाएगा. तो हमारा प्रॉफिट भी दो टाइप का होता है. वैसे तो तीन टाइप का होता है, तीसरा वाला मैं भी यहाँ पर साइड में लिख दूंगा, हम उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे. एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट. बाद में हम बात करने वाले हैं, अलग कलर की इंक से लिख रहा हूं यहाँ पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट. इस पे हम डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे. अभी हम बात करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट की और नेट प्रॉफिट की. तो भाई बड़ा सिंपल सा फंडा है यहाँ पर. अगर तुम अपने डायरेक्ट रेवेन्यू में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. ग्रॉस प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्शन ऑफ परचेज कॉस्ट फ्रॉम सेल्स. यानी आपका जो सेल्स हुआ है उसमें से आप सिर्फ वो एक्सपेंसेस माइनस करो जो उन गुड्स को एक्वायर करने में लगे थे, है ना. तो ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, इनको हम, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल सकते हैं. और उसको कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हमारे पास पहले से कितना स्टॉक पड़ा है, हमने और कितना स्टॉक अक्वायर किया, और हमको उसको खरीदने में और कौन कौन से एक्सपेंसेस लगे, राइट. एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड प्रोडक्शन, एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड प्रोडक्शन, माइनस करते हैं उसमें से क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये वो गुड्स है जो खरीदे मगर बिके नहीं, तो मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से इनको कॉस्ट में नहीं गिनना चाहिए. तो हमारे पास मान लीजिए 100 रुपए का स्टॉक पहले से पड़ा था, हमने और खरीदा 500 का. अब नेट परचेज का मतलब क्या होता है, नेट परचेज का मतलब है कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न, यानी टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न. तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न से नेट परचेज आ गया.
और हमको इन गुड्स को लाने में कैरेज इनवर्ड देना पड़ा, इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ी, डॉक चार्जेस देना पड़े, वेजेस देना पड़ा, यानी वो सारे प्राइमरी एक्सपेंसेस जिसके बिना खरीदना संभव नहीं था, मान लीजिए वो हमारे 300 रुपए के एक्सपेंसेस और लगे। तो ये सबको मैं अगर मिला दूं तो मेरे पास एक आंसर आता है, इनका सबका सम अगर मैं करूं इन तीनों का, तो एक आंसर मेरे पास आता है जिसको हम कॉमर्स की भाषा में बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यानी मेरे पास बेचने के लिए 100 और 500 600 900 रुपए का टोटल स्टॉक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। लेकिन इस अब प्रैक्टिकली देखो तो सारे गुड्स तो बिक नहीं जाएंगे, है ना। हर बिजनेस में ऐसा होता है, कुछ ना कुछ स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर बचा रहता है। तो जो स्टॉक बच जाता है उसको अनसोल्ड स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास 900 रुपए का टोटल स्टॉक आया, उसमें से मेरा 150 का क्लोजिंग स्टॉक रह गया, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक उसमें से माइनस कर दूंगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इसका एक पोर्शन वो जो आपने बेच दिया और एक पोर्शन वो जो आपने नहीं बेचा। तो सोल्ड बन जाएगा COGS और अनसोल्ड बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि मान लीजिए मैंने इसमें से 150 का नहीं बेच पाया, तो 150 का बन गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक जिसको मैं अगले साल बेचूंगा, और 750 की बन गई मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। तो ये ध्यान रखना, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो दोनों में फर्क है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का मतलब है टोटल गुड्स क्लोजिंग स्टॉक के पहले वाले, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है क्लोजिंग स्टॉक के बाद वाली। वेरी गुड। तो ये जब हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का काम हो गया, तो हमें एक छोटी सी इक्वेशन फॉलो करनी है। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल्स का मतलब क्या है? नेट सेल्स का मतलब है प्यारे बच्चों, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब सेल्स मतलब टोटल सेल्स लेना पड़ेगा आपको, और टोटल सेल्स का मतलब है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स दोनों मिला के। तो आपका जो सेल्स अकाउंट आप लेके आते हो ट्रायल बैलेंस में, उसमें तो सारा कुछ इंक्लूडेड होता है। तो कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और COGS अभी हमने निकालना सीखा, एक लंबा इसका फॉर्मूला हमने डिस्कस किया। वो फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वो COGS आ गया, इन दोनों का डिफरेंस हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको ये कह रहा था कि 750 ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और मुझे क्वेश्चन में दिया है गुड्स वर सोल्ड फॉर 1000 रुपीज, तो 1000 रुपया मेरी सेल हो गई, तो मुझे 250 का ग्रॉस प्रॉफिट आया। और इस ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने का एक ऑल्टरनेटिव तरीका होता है कि हम इक्वेशन की जगह अकाउंट बना लें। और वैसे भी आप जानते हो अकाउंटेंसी में जब तक लाइनें नहीं खींचो, फॉर्मेट नहीं बनाओ, डेबिट क्रेडिट की बात नहीं करो, तब तक अकाउंटिंग अधूरी लगती है। तो अकाउंटिंग को पूरा करने के लिए हमें इस तरह की एक फॉर्मेलिटी करना पड़ती है, और वो फॉर्मेलिटी है हम ऐसा एक अकाउंट बनाते हैं। ये बन गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ट्रेडिंग अकाउंट इन नेचर इज नॉमिनल अकाउंट prepared at the end of the year. Purpose is to calculate gross profit, to calculate cost of goods sold, to record all direct expenses. Very good. तो यहां पर क्या क्या आएगा? सिंपल सी बात है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि इसका नेचर ही अगर नॉमिनल है
तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट में आएगा सारे खर्चे। तो ये इस फॉर्मूले में आप जिन भी चीजों को प्लस कर रहे थे, जिनके साथ भी प्लस साइन लगा है वो सब आपका एक्सपेंस है, और जिसके साथ माइनस लगा है वो कॉस्ट को कम कर रहा है, वो एक तरह का आपका रेवेन्यू है। तो प्लस करने वाली सारी चीजें डेबिट में आ जाएगी, राइट। परचेजेस हमेशा नेट लेना, परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद। और यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे, जैसे वेजेस, राइट, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरियज इनवर्ड और डॉक चार्जेस, अपन इस पे बात करेंगे सारी चीजें और डिटेल में, है ना। इंपोर्ट ड्यूटी, फ्यूल एंड पावर, कोल एंड गैस, रॉयल्टी, पता नहीं कितने सारे तमाम आएंगे। और यहाँ पर आएगा रेवेन्यू, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पर हमारे रेवेन्यूज बुक करना पड़ेंगे हमको। तो इसमें चूंकि हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो सिर्फ डायरेक्ट रेवेन्यू लेना है। सेल्स कौन सा वाला, नेट सेल्स लेना है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और जो स्टॉक बच गया वो यहाँ लिख देना। और अगर कोई पूछे कि यहाँ क्यों लिखा, तो उसको बोलना जाओ मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ो। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो गुड्स आपने इस साल खरीदे और बेचोगे अगले साल, तो वो इस साल का खर्चा नहीं गिने जाएंगे। तो जब हमने खरीदे तो उनको हमने यहाँ पर काउंट कर लिया, है ना। इससे क्या आता है इससे आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब ये सारे के सारे अगर बिक गए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर इसका कुछ हिस्सा नहीं बिका तो कब बिकेगा, अगले साल बिकेगा। तो रेवेन्यू कब आएगा, अगले साल आएगा। तो उसको एक्सपेंस भी अगले साल का मानना है, इसलिए ये डेबिट को कम करने के लिए यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को लिखा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं टीचर्स कि व्हाई डू वी शो ओपनिंग स्टॉक ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपका बहुत प्यारा आंसर है मैचिंग concept, cost of goods available for sale and cost of goods sold, दोनों में फर्क है। अब जब इस अकाउंट को आप क्लोज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल चीज है। तो आपको अगर क्रेडिट साइड इस अकाउंट की बड़ी आ जाती है तो आपको समझना चाहिए कि किसी भी नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट बड़ा मतलब रेवेन्यू इनकम ज्यादा है, रेवेन्यूज ज्यादा है। तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, क्रेडिट बढ़ा तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, डेबिट बढ़ा तो ग्रॉस लॉस आएगा। मान लीजिए मेरा क्रेडिट का टोटल 70,000 आ गया, या मैं वही वाला एग्जांपल रख दूं यहाँ पर कि मैंने जो गुड्स है वो 1,000 रुपये में बेच दिए। मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो बताया था वो 150 का था, वो मैंने यहाँ रख दिया। मेरी परचेज कॉस्ट 500 रुपया थी, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 100 रुपया था, और मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो थे, एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड प्रोडक्शन, ये सारे मिला के 300 के हुए। तो मेरा क्रेडिट टोटल हो गया प्यारे बच्चों 1150, डेबिट टोटल हो गया 6 और 3 9। तो यहाँ आ गया डिफरेंस 250 का। एक्सेस ऑफ, ये क्या है, ये है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर, राइट। तो ये कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने सारे खर्चे नहीं गिने, मैंने अभी सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिने हैं। तो देखो इस ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के आपके पास दो रास्ते हैं, पहला फॉर्मूला, दूसरा अकाउंट। दोनों बहुत सिंपल चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, इनको पढ़ो। अगले वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की बात करेंगे, साथ में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।